नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों के 13वां वित्त आयोग में किए जाने वाले कार्यों को कम करने व अनुदान राशि को घटाने पर जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला परिषद व बीडी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों ने अनुदान राशि में 20% की कटौती किए जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और एडीसी हमीरपुर हिमांशु शेखर चौधरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर चेताया कि अगर जल्द सरकार नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला परिषद के सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पंचायतों को दी गई शक्तियों में कटौती कर रही है, जिससे अधिकारों का सरेआम हनन किया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों व बीडीसी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और प्रदेश सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग में शक्तियों को कम करने पर सदस्यों में गहरा रोष है। ये जो हिमाचल सरकार ने पंचायती राज की जो हमारी 13वें वित्त आयोग की गाइडलाइन थी, उस पे जो हमारे जो स्कीमें काटी गई हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने और पंचायती राज मंत्री ने जो है बीडीसी और जिला परिषद के 20% जो कन्वर्जेंस में हमारा पैसा काटा गया है और भी जो हम 25 कामों के लिए जो पैसा दे सकते थे, आज हिमाचल सरकार ने हमारा सारा ये बंद किए हुए हैं। और आज हमने ये निर्धारित किया कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम विधानसभा जाकर उनका वहाँ भी घेराव करेंगे और आने वाले समय में ये जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, इनका हम घर घर गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। जबकि पंचायती राज मंत्री का पीछे एक बयान आया था कि हम पंचायतों को सशक्त कर रहे हैं, तो क्या सशक्त करने का यही एक मंत्र था कि जो हमारी शक्तियाँ हमें पिछली सरकार ने दी हुई थी, ये उन शक्तियों का हनन किया। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन सर्किट हाउस हमीरपुर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। बैठक में आगामी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और अगले साल होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। हमीरपुर में आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर बैठक में आगामी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और अगले साल होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुटता से कार्य करने के लिए भी टिप्स दिए गए। जिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि जिला कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया और बैठक में अगले साल होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज की जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी, एक मासिक बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से जो हमारा एजेंडा था कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और आने वाले जो पंचायती राज के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और उसके लिए नई रणनीति कैसे बनाई जाए। ये जब भी मासिक बैठक होती है, ये मासिक बैठक का मुख्य जो बैठक बुलाने का जो रूपरेखा होती है, उसमें हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर हैं, पंचायत स्तर पर हैं, उन लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको पार्टी संगठन के अंदर रखना और वो पार्टी संगठन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजी जाती हैं और वहाँ से वो सरकार को भेजी जाती है, जो मुख्य रूप से लोगों की समस्याएं हैं और पदाधिकारी उनमें भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। पर्यटन निगम मनाली में भारत सरकार के सौजन्य से चल रहा प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए लगाए गए इस प्रशिक्षण शिविर में कुल्लू घाटी के युवक व युवतियों ने फूड प्रोडक्शन के गुर सीखे। युवा हिमाचल पर्यटन निगम में प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
पर्यटन निगम मनाली में भारत सरकार के सौजन्य से चल रहा प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। पर्यटन निगम मनाली के वरिष्ठ प्रबंधक हेमराज शर्मा ने बताया कि पर्यटन निगम की इकाइयों में घाटी के युवाओं को 2 महीने तक फूड प्रोडक्शन के गुर सिखाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना का प्रदेश के पढ़े लिखे युवा लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा हिमाचल पर्यटन निगम में प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। शर्मा ने कहा कि समापन समारोह में मनाली पहुंचे IHM के चेयरमैन ने युवाओं की लिखित परीक्षा ली और उन्हें प्रशिक्षण लेने पर बधाई दी। हेमराज शर्मा ने कहा कि मंगलवार को एक सादे समारोह में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 2000 रुपए भी प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि अगर ये युवा IHM हमीरपुर में 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से भी रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जाएंगे। हुनर से रोजगार तक की स्कीम हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। उसके तहत मनाली में हमने होटल कुंजम और होटल ब्यास में 25-25 शिक्षार्थियों के 2 बैचेस बिठाए थे। पहला बैच जो पिछले कल जिसका परिणाम इम्तिहान लिया गया है उसमें 50 लोगों को एनरोल किया गया था। उसमें किसी कारणवश 3 लोग जो हैं वो बैकअप कर गए थे और 47 लोग जो है कंटिन्यू उन्होंने फूड सर्विसेज की फूड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग करी है, फूड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग करी हुई है और वो बहुत सफल आयोजन रहा है। और जितने भी हमारे परीक्षार्थी इस कोर्स में जिन्होंने भाग लिया है बहुत उन्होंने रुचि दिखाई है और मैं समझता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा एक स्किल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल की महिलाओं का सम्मान अब औपचारिक नहीं रह गया है। यहाँ की महिलाओं ने उन क्षेत्रों में पदार्पण किया है जहाँ पर संभावना भी नहीं हो सकती थी। सोलन की राष्ट्रीय स्तर की धावक व पूर्व हॉकी खिलाड़ी कल्पना परमार ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जापान में 19 से 23 सितंबर तक आयोजित 18वीं एशियाई मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कल्पना परमार ने फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सोलन की राष्ट्रीय स्तर की धावक व पूर्व हॉकी खिलाड़ी कल्पना परमार ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जापान में 19 से 23 सितंबर तक आयोजित 18वीं एशियाई मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कल्पना परमार ने फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जापान से लौटी कल्पना परमार ने बताया कि वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स खेलों में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वे देश के लिए पदक जीत कर लाए। इसके लिए अभी से कड़ी मेहनत करेगी। कल्पना एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी है कि देश के लिए पदक जीतना है। कल्पना परमार ने कहा कि जब मन में दृढ़ विश्वास व जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो हमारे सेल्फ एफर्ट्स थे जो कुछ भी हमने किए। फाइनेंस का भी हमारा अपना ही था। मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए उन्होंने हमें मौका दिया और हम उनके स्पोर्ट में आकर हमने इसको पार्टिसिपेट किया। इंडिया से तो नियर अबाउट 200 के आसपास थे, पर हिमाचल से हम 3 ही थे। सीमा परमार नाहन से, मैं सोलन से और एक और थे सुरेश चंद, वो पालमपुर से। हम तीनों ही थे और तीनों ही ने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसमें से हमने 2 जो है वर्ल्ड मास्टर के लिए हम लोग जो है क्वालिफाई किया। इसमें फर्स्ट 6 को लेते हैं, उसमें से हम लोग भी क्वालिफाई हुए हैं। 6 या 8 को लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 8 को ले जाएंगे या 6 को। उसके बाद हम लोग फ्रांस के लिए हमने क्वालिफाई किया है, जो वर्ल्ड मास्टर होगी उसके लिए हमने क्वालिफाई किया है। अब उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आगे देखते हैं कि कैसी हमारी परफॉर्मेंस होती है। टाइम हमारा उसके अनुसार कितना आता है, तब हम जो है वहाँ के लिए जाने के लिए तैयार हुए। चल के युवाओं के लिए भी और देश के युवाओं के लिए भी यही है कि आप खूब प्रैक्टिस करो, अपने
होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम कुछ बाहर कर सकते हैं। वर्कआउट आप पर्सनल करोगे तो वर्कआउट से हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हाँ, अगर हमारे लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले, स्पोर्ट्स की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ की तरफ से, कोई भी डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का जो सपोर्ट कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स को आती है फाइनेंस की। कुछ लोग जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है वो तो कर लेते हैं, पर बहुत से टैलेंट जो है हमारे वो फाइनेंस की वजह से पीछे रह जाते हैं। जापान में एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बाद उनका चयन फ्रांस के लिए 5000 मीटर दौड़ के लिए हुआ है। ये प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। सोलन में सिंथेटिक ग्राउंड न होने के बावजूद कल्पना ने यहां की उबड़ खाबड़ सड़कों और पुलिस ग्राउंड सोलन में अभ्यास किया और अपना फ्रांस तक का मार्ग प्रशस्त किया। कल्पना परमार हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में स्कूल प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है। आजकल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में अपनी सेवाएं दे रही है। परिवार की देखभाल के बाद जो समय उन्हें मिलता है वे प्रतिदिन दौड़ लगाती है। कल्पना को विश्वास है कि फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में और अच्छा प्रदर्शन कर देश के लिए पदक लाएगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले के रामपुर में अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन मौके पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की कमी को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रामपुर में स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने रामपुर के पदम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन के पीछे छात्रावास बनाने और उसी परिसर में प्राथमिक पाठशाला भवन बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान खेलों में विजेता टीमों को पुरस्कार भी प्रदान किए। शिमला जिले के रामपुर में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता का विधिवत समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। छात्राओं की 57वीं राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जिलों और 2 स्पोर्ट्स हॉस्टलों से 550 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने खेलों के समापन अवसर पर रामपुर में स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रामपुर हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। पहाड़ों के अंदर शिक्षा का दीप जलाने का रामपुर ने काम किया है। मुख्यमंत्री ने रामपुर के पदम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन के पीछे छात्रावास बनाने और उसी परिसर में प्राथमिक पाठशाला भवन बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार शिक्षा के प्रति वचनबद्ध है। 1 वर्ष के भीतर 15 नए कॉलेज खोले गए हैं। ये कॉलेज शहर अथवा नगरों में नहीं बल्कि गाँव में खोले गए हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को घर द्वार पर उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। 1 वर्ष के अंदर 15 और कॉलेज जो वो खोले गए हैं और वो कॉलेज जो है तो शहरों में नहीं खोले गए, बड़े बड़े नगरों में नहीं खोले गए, वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खोले गए हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, खासकर लड़कियाँ, जो वो शिक्षा का लाभ उठा सके और शिक्षित होकर वो समाज को सुदृढ़ बनाए, अपने परिवार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। ये हमारा लक्ष्य है। आज हम चाहते हैं कि सारा हिमाचल प्रदेश मोदी तरक्की करे है कि यहाँ पर रामपुर के जैसे जो कि हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है, यहाँ कोई स्पोर्ट्स हॉस्टल, रामपुर में स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की घोषणा करता हूँ। क्योंकि सचमुच उन नगरों में से है इसलिए कि सबसे पहले इस पहाड़ों के अंदर शिक्षा का दीप। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव एवं रामपुर के विधायक नंदलाल ने भी प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। इस मौके पर विभिन्न जिलों से आई स्कूली छात्राओं ने शानदार परेड का भी प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान स्कूली छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। कलाकार किसी भी प्रदेश की संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के संवाहक होते हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम बोर्ड के उपाध्यक्ष हरीश जनार्दन ने शिमला में वीडियो सीडी सुर संगम संग पंचम के विमोचन अवसर पर कही। इस सीडी में 20 गानों के माध्यम से लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास किए गए हैं।
G2 म्यूजिक कंपनी समर हिल द्वारा 20 गानों की वीडियो सीडी सुर संगम संग पंचम लॉन्च की गई। सीडी का निर्देशन और कैमरा गोगी भाई ने किया है, जबकि 7 गायकों ने अपनी आवाज दी है। सीडी का विमोचन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश चनार्थ ने किया। इस मौके पर हरीश चनार्थ ने कहा कि कलाकार किसी भी प्रदेश की संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के संवाहक होते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सीडी के सभी गानों के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मेरी यही मनोकामनाएं हैं और आपको शुभकामनाएं कि बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो और जिन कलाकारों ने अभी शुरुआत की है या उनका ये पहला अपॉर्चुनिटी है तो उनको भी ईश्वर करे कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिले इसके माध्यम से और आप लोगों को एक इस इंडस्ट्री में एक अच्छा लॉन्च पैड मिले। जहाँ तक कि हमारे कल्चर की बात है और हमारे पहाड़ी संगीतों की बात है और एक हमारा ये हम गौरव से कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत सराहनीय कदम है आपका। इस मौके पर निर्देशक गोगी भाई ने कहा कि इस सीडी में सिरमौर, मंडी, कुल्लू और शिमला के गीत गाए गए हैं। सीडी के अंदर हमने बहुत सी डिस्ट्रिक्टों के गीतों को रखा है और सिंगर भी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट तकरीबन काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं इसमें। सिरमौर से हमारे इसमें 3 सॉन्ग सिरमौर के सिंगर ने गाए हैं और 2 सॉन्ग हमारे जो है मंडी के जो सिंगर हैं उन्होंने गाए हैं। बाकी शिमला से हमारे जो लोकल शिमला है, हमारा लोकल यहाँ का जो लोकल गांव पड़ते हैं यहाँ की लैंग्वेज में भी अभी तक कोई सीडी नहीं लॉन्च हुई थी, तो हमने एक कोशिश की है कि यहाँ का जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, शिमला के आसपास के छोटे छोटे गाँव की लैंग्वेज है, उस पर हमने जो है 3 गानों की 3 गाने यहाँ के सिंगरों से गवाए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कोटखाई, रोडू, जुब्बल और ठेोक से जो हमारे सिंगर हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है और टोटल ये 20 गानों की हमारी सीडी लॉन्च हो रही है। हिमाचली कलाकारों द्वारा पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और इसे बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और समय समय पर विभिन्न ऑडियो वीडियो सीडी बाजार में उतारी जा रही है। इसी को लेकर G2 म्यूजिक कंपनी द्वारा एक वीडियो सीडी बाजार में उतारी गई, जिसमें 20 गाने गाए गए हैं। इन गानों के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर, सिटी चैनल शिमला। सोलन के BL सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त CP वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाचार्य पोमिला शर्मा ने की। स्कूल प्रबंधन द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना जागृत हो सके। सोलन के BL सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज स्कूली छात्राओं ने गणेश वंदना से किया। नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा के सभी बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त CP वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्कूल की प्रधानाचार्य पोमिला शर्मा ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है ताकि बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना जागृत हो सके। ये BL सेंट्रल स्कूल में आज हमने छोटी क्लासेस के लिए हमने कल्चर प्रोग्राम रखा। इसमें हमने सब बच्चों को
हमने लिया है। कोई भी बच्चा नहीं छोड़ा है कि जिसको हमने नहीं लिया है। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें हमारे एडीसी श्री वर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने भी बच्चों का कार्यक्रम बहुत अप्रिशिएट किया एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज टेकन आउट हिज टाइम। इसमें प्री नर्सरी से लेके क्लास 6 तक के एक बच्चे को लिया ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला जिला के रामपुर में मंगलवार को किसान सभा निर्माण इकाई के बैनर तले स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रामपुर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने सतलुज नदी पर चाटी पुल का निर्माण और सड़कों की हालत को सुधारने की मांग उठाई और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि यदि काम शीघ्र आरंभ नहीं हुआ तो 25 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रामपुर के साथ लगते सतलुज नदी पर चाटी पुल का लंबे समय से निर्माण न होने पर किसान सभा ने कड़ा रुख अपनाया है। किसान सभा निर्माण इकाई के बैनर तले मंगलवार को लोगों ने अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चाटी पुल के निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2000 से चली है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है। उन्होंने बताया कि आनी उपमंडल के निर्मंड खंड की अधिकतर संपर्क सड़कें खस्ता हालत स्थिति में है। कई सड़कों का काम अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि जल्द समस्या हल नहीं हुई तो 25 अक्टूबर से विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान सभा शिमला जिला अध्यक्ष बिहारी सेवगी ने बताया कि चाटी पुल और दूसरी मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। अगर 24 अक्टूबर तक काम शुरू नहीं हुआ तो 25 से आंदोलन किया जाएगा। हमारा प्रदर्शन है, चाटी ब्रिज की जो डिमांड है 2000 से लोग उठा रहे हैं और जो रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट है इसने इसका निर्माण करना था, तब से लेकर अभी तक इन्होंने निर्माण नहीं किया। 5 पंचायतों के लोग इसमें प्रभावित हुए, जिसमें एक शिमला जिला की आती है सरबारा पंचायत और 4 पंचायतें जो है सरगा से लेकर तुंदर तक 15-20 पंचायत की निर्माण ब्लॉक की आती है। तो सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है और कभी ये चूना लगाते हैं, कभी बोलते हैं यहाँ नहीं लगे कहीं दूसरे लगते हैं। इसकी डिमांड के लिए हम आए हैं। अगर ये 24 तक इस पर कोई काम नहीं करते हैं तो 25 से हमारा आंदोलन शुरू होगा। हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे एससी के दफ्तर के बाहर चाटी ब्रिज के निर्माण के लिए। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना कार्यालय शिमला और प्रादेशिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा 21वां जन सूचना अभियान के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में सोलन के उपायुक्त मदन चौहान ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने सूचना अभियान में लगाए गए 32 विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में एक रैली निकाली गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना कार्यालय शिमला और प्रादेशिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा 21वें जन सूचना अभियान के दूसरे दिन उपायुक्त सोलन मदन चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा शिक्षा के अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में रैली निकाली गई। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना कार्यालय शिमला और प्रादेशिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा चलाया जा रहा अभियान लोगों के लिए काफी लाभप्रद साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर लोगों को भारत और प्रदेश सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। मदन चौहान ने कहा कि विभिन्न विभाग अपने स्तर पर विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को व्यवहारिक रूप से जानकारी मुहैया करवाई जाती है कि ये जन सूचना अभियान जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने चलाया है, मैं समझता हूँ ये इंटीरियर एरिया में खास करके बहुत लोगों के लिए सुविधाजनक है। भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों को मालूम नहीं होता है। बहुत सारे लाभों से लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो काफ़ी मात्रा में किए जाने आवश्यक है। सोलन जिले की ही बात लें तो केवल धर्मपुर में जो है आज वो प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन धर्मपुर में बहुत सारे क्षेत्रों के लोगों का आना संभव नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है और एरिया है, जैसे अर्की कुनिहार का क्षेत्र है, एक प्रोग्राम उस तरफ होना चाहिए। एक नालागढ़ दून का क्षेत्र है, उस तरफ इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों को जो है बहुत सारी स्कीमों के बारे में हमारा दायित्व है
हालांकि सरकारी विभाग अपने स्तर पे जो है ये जानकारी देते रहते हैं, लेकिन वो जानकारी प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल सी रहती है। यहाँ पे आपके पूरे पैम्फलेट्स रखे हुए हैं, सारे जो है वो विभागों से आए हुए प्रतिनिधि जो है वो लोगों को अपनी स्कीमों के बारे में भाषण के द्वारा बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कारगर जो है ये एक माध्यम है अपनी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का। भारतीय थल सेना द्वारा लगाए गए स्टॉल की जानकारी देते हुए सेना के जवान ने कहा कि युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्टॉल के माध्यम से युवाओं को सेना में किस तरह भर्ती होना है और इसके लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। हम जो जन सूचना अभियान के दौरान जो हमने जो ये लगाया स्टॉल, इसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से हम लोग यहाँ पर आए हैं और कैसे जवान जो है, कैसे बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए उनके लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक क्या क्या शर्तें चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ मोटिवेट करने आए हुए। सूचना अभियान में विभिन्न स्टॉलों को देखने आई महिला शांति देवी ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पर भारत और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार पूर्वक जानने का मौका मिला। मुझे ये जन सूचना अभियान बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लगे हुए स्टॉल वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे और इससे हमारी गाँव की महिलाओं को ऊपर उठने का मौका मिलता है। और इधर जो पुलिस विभाग वालों ने प्रदर्शनी लगाई हुई है वो भी बहुत अच्छी। इससे तो सरकार ने जो ये अभियान चलाया हुआ है ये बहुत अच्छे और समय समय पर ऐसे अभियान चलाने चाहिए और जनता को जागरूक करते रहें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। खुम्ब को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन द्वारा किसानों और बागवानों के लिए आयोजित 7 दिवसीय मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। समापन समारोह में संस्थान के निदेशक डॉक्टर मंजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन द्वारा बागवानों के लिए मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। समापन समारोह में संस्थान के निदेशक डॉक्टर मंजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 75 किसानों बागवानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को मशरूम उत्पादन के गुर सिखाए गए। प्रशिक्षुओं को डॉक्टर यशवंत परमार वानिकी विश्वविद्यालय और मशरूम निदेशालय सोलन के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि प्रशिक्षण के उपरांत किसान और बागवान अपना स्वरोजगार आरंभ कर सके। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर मंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष की ये पहली कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के करीब 75 किसानों बागवानों को प्रशिक्षण दिया गया। आम खुम्बों की खेती होती है जैसे बटन, ऑयस्टर, पेडिस्ट्रा, मिल्की। इसके अलावा हमने उनको अन्य खुम्बों की जानकारी दी और जो नए शोध इस संस्थान में हो रहे हैं जैसे उन्नत किस्मों का चुनाव करना और कैसे कैसे नई किस्में यहाँ पर बन रही हैं, कौन से नई ऐसी मशरूम की प्रजातियाँ हैं जिनकी खेती हम संभव कर पाए हैं, उनकी भी जानकारी दी और जो कोशिश की कि जो भी साथी यहाँ पर आए हैं वो खुम्ब के अलग अलग जो हिस्से हैं उनके ऊपर काम करने का कोशिश करें। खुम्ब एक नई फसल है और इसकी जानकारी आम जनता तक पहुँचे। गोवा से आए कराटो ने बताया कि मशरूम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वे गोवा में मशरूम की खेती करेंगे और वहां के अन्य बेरोजगार युवाओं को मशरूम के बारे में जानकारी भी देंगे। It was a 7 days course and I got a lot of knowledge from this course and I would like to try it on a small scale in Goa. Experience was good. Before I didn't knew anything about how to grow mushrooms and how to go about. There were a lot of questions in mind. दिल्ली से आई छवि सरोह ने कहा कि देश भर में मशरूम की मांग को देखते हुए उन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है। वे अपने घर में ही एक छोटा उद्योग लगाकर शुरुआत करना चाहती है। यहाँ पर 7 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद हमें मशरूम के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हुई है। अब हम जाके पहले हम सिर्फ ऑयस्टर करने का सोच रहे थे, अब हमने सोचा है कि और मशरूम्स के बारे में पता करके जैसे बटन और शिटाके वगैरह लगाने का भी सोचा है।
और मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ पहले अपने घर से, एक रूम में स्टार्ट करना चाहती हूँ, कुछ मशरूम लगा के उनका एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, उसके बाद एक बड़े स्केल पे खोलना चाहूँगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को हिमाचल में आरंभ करने के लिए प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन 30 सितंबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने देश के हर नागरिक को अपनी सोच में बदलाव की आवश्यकता जताई है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के उत्थान को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में हर वर्ग व समुदाय के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि अपने 100 दिन के कार्यकाल में उनके मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए 5 नई योजनाएं शुरू की हैं और पुरानी योजनाओं को गति देने का प्रयास किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के पिछड़े होने के लिए शिक्षा और जागरूकता की कमी को सबसे बड़ी वजह बताया और कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए देश के हर नागरिक के सहयोग की आवश्यकता जताई और कहा कि आज हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा की कमी को दूर किया जाएगा और पुश्तैनी कारीगरी की कला को उन्नत करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि पुश्तैनी कारीगरी को आगे बढ़ा रहे कारीगरों की हालत में सुधार की आवश्यकता है। इस अभियान को अगर कायम रखना है, हम तो एक दिन आके आपके साथ सफाई कर देंगे, झाड़ू देना होगी, पोता लगाना होगा, जो होगा कर देंगे, जो जिम्मेदारी हमारी, मगर उसको कायम रखना तो आप सबकी जिम्मेदारी है। हर इंसान ये सोचे कि ये घर भी मेरा है, ये सड़क भी मेरी है, ये मोहल्ला भी मेरा है और ये देश भी मेरा है। अगर मैं इसको साफ रखूँगा तो मैं ही इसमें जीऊँगा। ये अगर धारणा लेके हम काम करेंगे तो मुझे लगता है ये जन आंदोलन इस देश की सोच को बदल देगा। कचरा, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर अगर मेरे सीने के ऊपर कोई प्लास्टिक की थैली या कचरा पड़ा होता था तो मैं उसको कूड़ेदान में डालती थी। आज भी करती हूँ। मेरे मंत्रालय से बाहर निकलती हूँ, अगर कोई बाहर कचरे के कागज़ के टुकड़े पड़े रहते हैं तो जब मैं उठाती हूँ तो बाकी जो लोग भी मेरे साथ खड़े रहते वो भी उठाते। तो अगर ऊपर से करना हो नीचे तक मैसेज पहुंचना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं ताकि नीचे तक ये मैसेज जाए और ऊपर से नीचे तक सब लोग इससे कमिटेड हो। डॉक्टर हेपतुल्ला ने कहा कि देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बढ़ती जनसंख्या है और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना हर समुदाय के लिए समय की जरूरत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने अपने शिमला दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान ये साफ किया कि अगर देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन धारक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नई पेंशन योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने पेंशन धारकों को सम्मानित भी किया। सम्मान समारोह में विधायक सुरेश भारद्वाज और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने का पेंशन धारकों ने स्वागत किया। केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम सीमा 1000 रुपये तथा सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये मासिक तक बढ़ा दी है। नई पेंशन योजना को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने शिमला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आयोजित पेंशन धारक सम्मान समारोह में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला बतौर मुख्य अतिथि और विधायक सुरेश भारद्वाज और अनिरुद्ध सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शरीक हुए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त सुभाष चंद्र गोयल ने मुख्य अतिथि सहित अन्य मेहमानों का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों के सभी दावों के तेजी से निष्पादन करने का प्रयास कर रहा है। महोदय, अपने कार्य क्षेत्र के दायरे में के बाहर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोई जाना माना
पहचाना नाम नहीं है, परंतु किसी भी दिए गए समय पर हमारा संगठन लगभग 4 करोड़ श्रमिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। हमसे परोक्ष रूप से संबंध रखने वाले श्रमिकों की संख्या 8 करोड़ से अधिक है। इसलिए देश की अच्छी खासी आबादी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने सभी कर्मचारी संगठनों की ओर से नई पेंशन योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। के लिए लाभ मिलने की बात है तो हम भारत सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस तरह का कार्यक्रम शिमला में पूरे देश भर में हो रहा और इससे उन सब लोगों के लिए लाभ, करोड़ों लोगों के लिए पूरे देश भर में लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं और जो श्रमिक तरह तरह के कामों में लगे हैं। मैं खुद भी भारत सरकार के अंतर्गत चलने वाले सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल का भी भारत सरकार की तरफ यहाँ तो क्षेत्रीय बोर्ड में मेंबर हूँ, वहाँ पर देश भर में जो हमारा केंद्रीय सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है उसका मैं मेंबर हूँ, उसके कोमर्जी चेयरमैन जो भारत सरकार के श्रम मंत्री। इस मौके पर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस नई पेंशन योजना से समाज का सबसे कमजोर वर्ग लाभान्वित होगा। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि आज के महंगाई के इस दौर में ये राशि काफी नहीं है। इस योजना के लागू होने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 1000 रुपये जबकि सरकारी पेंशन 15,000 रुपये न्यूनतम रहेगी। शामिल हो जाएंगे, उन्हें फायदा होगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि चाहे किसी को कुछ भी मिल रहा हो, 40 रुपए, 100 रुपये, 500 रुपये। अभी दो हमारी जो एक बुजुर्ग पेंशनर आई थी, उन्होंने कहा उनको 500 रुपये मिलते हैं। दूसरे किसी भाई ने भी कहा उन्हें भी 500 रुपये मिलते हैं। हर एक को अब कम से कम 1000 रुपये मिलेंगे। मैं समझती हूँ कि ये भी शायद आज की महंगाई के लिहाज से कम हो, मगर 40 रुपये से 50 रुपये से उनका डबल हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके लिए डबल से भी। वहीं पेंशन धारकों ने पेंशन योजना के तहत दी जा रही इस राशि पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ ने जहां इसका स्वागत किया है, वहीं कुछ ने महंगाई को देखते हुए इस राशि को बढ़ाने की वकालत की। राशि करीब करेंगे सोचा है हम लोगों के लिए, वरना तो बड़ा जब 250 रुपये मिलते थे बड़ा अजीब लगता था। अच्छा लग रहा है, नेचुरली कुछ मिलती है और तारीफ करने को मन करता है। बाकी तारीफ के काबिल है। बड़े खुश हैं हम पैसों का, क्योंकि बहुत कम पेंशन थी हमारी। 1000 हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है जो हम पेंशन दे रहे हैं। का धन्यवाद करेंगे कि उन लोगों ने बुजुर्गों का ध्यान रखा और रिटायर होने के बाद हमारी पेंशन में बढ़ोतरी की। गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया बहुत बढ़िया स्टेप उठाया है, लेकिन जो 1000 रुपये पेंशन हुई है ये आज के टाइम में सफिशेंट नहीं है। इसको और भी गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंपैथेटिकली इसके लिए आगे भी विचार किया। पहले तो 500 रुपये पेंशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन जिस पेंशन स्कीम के अंडर हमने काम किया है उस वक्त हमें ये मालूम नहीं था कि इतनी पेंशन हमें शुरू में मिलेगी। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे गवर्नमेंट ने भी स्टेप उठाया, 1000 रुपये कर दिया है, लेकिन 1000 रुपये से कोई इतना। इस अवसर पर शिमला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने आज शिमला में नई पेंशन योजना को लॉन्च किया। इससे समाज के हर वर्ग को फायदा होगा और वे अति उत्साहित हैं।
सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पब्बर नदी के तटीकरण पर विचार कर रही है, जिसके लिए प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इस नदी को संदासू से रोहड़ू की ओर तटबद्ध किया जाएगा, जिसका कार्य किसी प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्था को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री शिमला जिला के अंतर्गत रोहड़ू के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीमा में 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित भव्य सभागार व पुस्तकालय का उद्घाटन करने के उपरांत जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के अंतर्गत रोहड़ू के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीमा में 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित भव्य सभागार व पुस्तकालय का उद्घाटन किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि डोडराक्वार से रोहड़ू सड़क मार्ग का सुधार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चांशल स्कीइंग और साहसिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थल है, जिसके विकास से क्षेत्र के युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2005 में सीमा महाविद्यालय के भवन की आधारशिला रखी थी और आज इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित कर वे प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्थल होने के नाते ये स्थान महाविद्यालय के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और डोडराक्वार तक के विद्यार्थियों को यहाँ आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरस्वती नगर महाविद्यालय और सीमा महाविद्यालय एक साथ आरंभ हुए थे, जिन्होंने एकेडमिक और खेल गतिविधियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने सीमा कॉलेज में कार्यालय और स्टाफ के लिए अतिरिक्त खंड के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इस परिसर में कक्ष निर्मित किए जाएंगे और स्टाफ आवासों का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सीमा में फिर से मुझे आने का मौका मिला है और ऐसा अवसर मिला है कि जो यहाँ लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये ऑडिटोरियम और नीचे लाइब्रेरी का भवन का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसे यहाँ की कॉलेज को वर्तमान पीढ़ी के जो स्टूडेंट हैं उनको आने वाली पीढ़ियों को मैं इसको समर्पित करता हूँ। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आज के समय में जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, वहीं मंगलवार को शिमला के मॉल रोड पर रोटरी टाउन हॉल के समीप पेड़ में फंसे एक कबूतर को अग्निशमन विभाग ने बचाकर इंसानियत का फर्ज अदा किया है। मंगलवार को शिमला के मॉल रोड पर रोटरी टाउन हॉल के समीप एक पेड़ में कबूतर फंस गया, जिसे अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा पेड़ से सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। अग्निशमन के मंडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय दुकानदार की सूचना पर उन्होंने कबूतर को निकालने के लिए कर्मचारियों को भेजा। उन्होंने कहा कि पेड़ों में पतंग की डोर फंसने से कई बार पक्षी उसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं, जिस कारण इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। हमें स्थानीय दुकानदार ने सूचना दी कि पेड़ में जो एक कबूतर फंसा हुआ है और इसको निकाला जाए। जैसे हमने सूचना मिली उसी समय हमने कर्मचारियों सहित एक वाहन जो है घटनास्थल पे भेजा और कबूतर को सुरक्षित निकाल दिया गया और उसे अस्पताल भेज दिया गया। ये कबूतर आजकल जो पतंग की डोर है जो पेड़ों में फंसी होती है और इन पतंग की डोरों की वजह से जो है इसमें पक्षी वगैरह बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है और पक्षी इसमें मर रहे हैं। अभी हमें 3-4 महीने के अंदर 4-5 घटनाएं ऐसी घटनाओं की सूचना हमें मिली और हमने वहाँ पे जाके कबूतर या कौवे वगैरह फंसे होते हैं, हमने उनको निकाला है। आज के समय में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं, लेकिन शिमला के मॉल रोड पर पेड़ में फंसे एक बेजुबान पक्षी की जान बचाकर अग्निशमन विभाग ने इंसानियत का परिचय दिया है। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर, सिटी चैनल शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब इस विभाग का नाम हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा व परिवहन विभाग रखा गया है। विभाग का नाम बदलने की घोषणा परिवहन मंत्री जीएस बाली ने शिमला में की। उन्होंने इस मौके पर राज्य पथ परिवहन निगम में इंटेलिजेंट रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का भी ऐलान किया। इस सिस्टम के लागू हो जाने से परिवहन निगम की बसों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब इस विभाग का नाम हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा व परिवहन विभाग रखा गया है। ये घोषणा परिवहन मंत्री जीएस बाली ने मंगलवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान की। उन्होंने इस मौके पर राज्य पथ परिवहन निगम में इंटेलिजेंट रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का भी ऐलान किया। इंटेलिजेंट रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लागू हो जाने से परिवहन निगम की बसों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और ये सिस्टम रेलगाड़ियों की तर्ज पर बसों के आने जाने, उनकी मौजूदा लोकेशन, समय, सवारियों की संख्या, डीजल की खपत और बसों की गति जैसी गतिविधियों पर नजर रखेगा। परिवहन निगम फिलहाल प्रयोग के आधार पर अपनी 1000 बसों पर इस सिस्टम के माध्यम से नजर रख रहा है। हिमाचल ये सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। बाली का कहना है कि यदि ये सिस्टम परिवहन निगम की बसों में सफल रहता है तो इसे अगले चरण में निजी बसों में भी लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि विभाग का नाम बदले जाने के पीछे प्रदेश में सड़क सुरक्षा को तरजीह देना और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाना है। इंटेलिजेंट रोड सिस्टम से पहले भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट ये रखने का फैसला किया है। सेक्रेटरी साहब ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ आपको कि रोड सेफ्टी फर्स्ट हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद इसका नाम बदल के चालू हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा, ये जो हमने इंटेलिजेंट रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं ये शुरू किया है, इसमें बस कहाँ चली है, कहाँ पहुँचेगी, इसकी बस स्पीड क्या है, कितना तेल खाया है, ये सारी चीज़ बस अड्डे के ऊपर इसकी पूरी डिटेल होगी। नोट तेल तूल की वो तो हमारे पास आएगी जो इसके टाइमिंग की है, और इसमें आगे जा कर के ये भी होगा कि इसमें कितनी सीटें बैठी हुई हैं, कितनी सवारियां बैठी हुई हैं, उसकी डिटेल भी आ जाया करेगी ताकि आप अपनी बुकिंग उस हिसाब से आगे कर सकते हैं। तो ये तो है इंटेलिजेंट रोड सिस्टम के बारे में। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नई IRT सिस्टम लागू किया है। अब देखना ये होगा कि इससे कितना प्रभाव पड़ता है और कितनी सड़क दुर्घटनाएं रुकती है और भ्रष्टाचार पर कितनी नकेल कसी जा सकती है। सिटी जर्नल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के बेल संस्थान में मंगलवार को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को निवेश के प्रति जागरूक किया गया। सम्मेलन समारोह में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की मुख्य प्रबंधक रीनू भंडारी ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बारे में छात्रों को जानकारी दी। शिमला के बेल संस्थान में मंगलवार को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की ओर से आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की मुख्य प्रबंधक रीनू भंडारी ने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में छात्रों को जानकारी दी। इस सम्मेलन के जरिए छात्रों को निवेश कहां करना चाहिए इसकी जानकारी मिली। इस संस्थान के प्रबंधन अध्ययन विभाग के प्रमुख रॉबिल सहानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन के जरिए विद्यार्थियों को स्टॉक मार्केट का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसके जरिए वो जागरूक भी हुए हैं कि उन्हें कैसे भविष्य में स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। Today we organize a seminar on stock market. We people oftenly get confused that where to invest money. They oftenly focus on how to make their money double. So the best option for them is that investing money in their stock market. That is, you are including shares, debentures, and bonds. There are some other instruments also to invest your money like equity, debt, or right shares, sweat equity, bonds. So today we came to know about the practical knowledge, which actually I'm teaching MBA students and BBA students. We oftenly forget to, we oftenly don't have much exposure and giving theoretical knowledge to the people. But today we get a chance to give practical knowledge, to impart practical knowledge to the students of management department, management background, so
so that they should be much aware about their future. संस्थान में पढ़ रही छात्रा ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि निवेश करते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में एक सेमिनार कंडक्ट हुआ है और इसमें बेसिकली हमको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला है। हमारे HOD रॉबिन सर ने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया है और एक मैम थे, उन्होंने भी हमको एक्सप्लेन किया कि ये नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट योर मनी इन करेक्ट वे, कि इन्वेस्टर्स जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम क्या चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए, किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब ये चीज़ बताया गया है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की ओर से शिक्षण संस्थानों में शिक्षारत विद्यार्थियों को निवेश और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को इस बात का ज्ञान हो सकेगा कि उन्हें अपने धन का किस तरह से बिना जोखिम उठाए निवेश करना है। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप, सिटी चैनल, शिमला। सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद राम शर्मा अपने समर्थकों सहित 36 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सोमवार रात 10 बजे विधायक ने अर्की स्थित SDM कार्यालय के बरामदे में डेरा डाल दिया है। बुधवार सुबह 10 बजे तक चलने वाली भूख हड़ताल को जायज ठहराते हुए विधायक ने कहा कि 23 अगस्त को भाजपा अर्की मंडल की ओर से मुख्यमंत्री को SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था। एक माह का समय बीतने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस कारण भूख हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। 30 सितंबर से अर्की के विधायक एवं सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद राम शर्मा अपने समर्थकों सहित 36 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुधवार सुबह 10 बजे तक चलने वाली भूख हड़ताल को जायज ठहराते हुए विधायक ने कहा कि 23 अगस्त को अर्की मंडल की ओर से मुख्यमंत्री को SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था। एक माह का समय बीतने के बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस कारण उन्हें 36 घंटे की भूख हड़ताल का आगाज करना पड़ा। गोविंद राम शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदला बदली में लगी हुई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी के कारण रोगियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दाड़लाघाट में भवन एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चंडी का शिलान्यास पूर्व भाजपा सरकार के समय में हुआ था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमारी मजबूरी है कि आज हमारे को भूख हड़ताल पे बढ़ना पड़ रहा, क्योंकि प्रदेश सरकार को बार बार अनुरोध करने पर, बार बार उनसे मिलने पर, डेप्यूटेशन इत्यादि मिलने के बाद 23 अगस्त को हमने एक मेमोरेंडम SDM के माध्यम से सरकार को दिया था, लेकिन 23 अगस्त से लेकर आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं की गई। आज अर्की क्षेत्र में कोई विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं और पूर्व सरकार के समय में जो धूमल जी की सरकार में काम शुरू किए थे, उन कार्य को भी आज बंद किया गया है, अभी तक उनको शुरू नहीं किया गया। नेक को जो हमने सड़कें डाली थी MLA प्रायोरिटी में, विभाग के लोग, कुछ लोग के प्रभाव से जो अति आवश्यक, जो ट्राइबल जगह है, जो अति जरूरी है कि जो MLA प्रायोरिटी की DPR बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, उनको ना करके अपने मनमर्जी से DPR बनाई जा रही है। सिटी चैनल के लिए अर्की से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। धर्मशाला में तकनीकी शिक्षा बोर्ड कार्यालय प्रांगण में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री GS बाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये नारेबाजी रिजल्ट न आने के कारण की गई है। गौरतलब है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दूसरे सेमेस्टर के 1400 छात्र छात्राओं का परिणाम तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने रोक दिया है। इन्हें विशेष छूट देकर पहले से दूसरे सेमेस्टर में दाखिला दिया गया था, लेकिन तकनीकी शिक्षा बोर्ड तर्क दे रहा है कि इस तरह की छूट का प्रावधान नहीं है। पिछले वर्ष आधे विषयों में उत्तीर्ण न होने की शर्त ये छात्र पूरी नहीं कर सके थे, इस कारण उन्हें दूसरे सेमेस्टर में दाखिला नहीं मिल रहा था। लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद सरकार से अपील की, तब इन्हें दाखिला तो मिल गया, लेकिन अब बोर्ड के रुख से इनका साल बर्बाद हो सकता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज शाहपुर के छात्रों का कहना है कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उन्हें इंसाफ चाहिए। शर्मा और हमारा जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है।
हम फोर्थ सेम का रिजल्ट पेपर दिए हुए हैं और ना सप्ली में हमारा रिजल्ट आ रहा है और बोलते हैं ना रिवेल में हमारा रिजल्ट आएगा और तुम लोग डिटेन हो, जबकि हमारे प्रोस्पेक्टस में और किसी भी चीज़ में उस टाइम मेंशन कुछ नहीं करा था जिस टाइम हमने एडमिशन ली थी। तो इस टाइम हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि ताकि जिन बच्चों के रेगुलर में पेपर निकले हैं या सप्ली में पेपर निकले हैं और रिवेल में निकले हैं और जिन्होंने रेगुलर में फोर्थ सेम का पेपर दिया है उन बंदों का रिजल्ट आना चाहिए, जबकि ये मना करते हैं कि तुम डिटेन हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके कोर्ट से भी मिला हुआ रिलैक्सेशन, कोर्ट से भी हमें रिलैक्सेशन मिली जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।